ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि टू HFR स्ट्रेन HFR1 हैविंग आर्जिनिन प्लस ल्यूसीन प्लस गैल प्लस STRS यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव एंड HFR2 आर्जिनिन प्लस हिस्टिडीन प्लस गैल प्लस प्यूरिन resistant, puromycin resistant and streptomycin sensitive were mated with a F minus strain। ये HFR1 और 2 स्ट्रेन जब F माइनस स्ट्रेन से मेट करते हैं यानी कि आर्जिनिन माइनस ल्यूसीन माइनस गैल माइनस हिस्टिडीन माइनस प्यूरोमाइसिन सेंसिटिव एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट, the result of the interrupted mating experiment are shown as plot A and B respectively। तो ये इन्होंने दो ग्राफ प्लॉट किए हैं A एंड B। ठीक है, जो ग्राफ है इट इज ऑन नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑन Y एक्सिस, ठीक है, एंड टाइम ऑफ इंटरप्शन इन मिनट्स ये एक्स एक्सिस पे रखा है। तो ये दो एक्सिस पे दो चीजें रखी हुई है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट एक तरफ रखा है और एक तरफ टाइम रखा हुआ है। ओके, तो अब हमें बताना है बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द ऑप्शन एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द ऑर्डर ऑफ लोकाई। तो हम दोनों को देख के इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए जब 0 से 10 मिनट पे जाते हैं तो बिटवीन 0 to 10 मिनट हमें यहां पर एक ग्राफ मिल रहा है, यानी कि आर्जिनिन ये फर्स्ट जा रहा है, यानी कि इट इज नियरर टू F फैक्टर। देन उसके बाद कुछ टाइम बाद यानी कि एट 10 मिनट हिस्टिडीन ये जा रहा है, यानी कि फर्स्ट F फैक्टर इज नियरर टू आर्जिनिन, सेकेंड F फैक्टर आर्जिनिन के बाद फिर आना चाहिए यानी कि हिस्टिडीन, क्योंकि वो 10 मिनट में जा रहा है, 10 मिनट से पहले आर्जिनिन पहुंच रहा है। फिर आफ्टर हिस्टिडीन 20 मिनट में ल्यूसीन पहुंच रहा है, यानी कि थर्ड नंबर पे जो होना चाहिए वो ल्यूसीन होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि 30 मिनट के थोड़ा सा टाइम बाद फोर्थ पे गैल जा रहा है, यानी कि गैलेक्टोज, सॉरी ये फोर्थ है, फोर्थ पे गैलेक्टोज, दोनों के केस में फोर्थ पे वही दिखाई दे रहा है। फिर फिफ्थ पे देखते हैं यानी कि 40 मिनट पे प्यूरोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ये तीनों, ये दोनों हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन तो खैर इसलिए है क्योंकि वो बेसिकली ये सजेस्ट कर रहा है कि वो रेजिस्टेंट के केस में ही पहुंचेंगे। ओके, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन वो मिनिमम मीडिया या आप कह सकते हो सेलेक्टिव मीडियम है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट का केस होगा और वहां पर एक एंटीबायोटिक ऐड की होगी उस मीडिया में जिसमें इन लोग को ग्रो कराया गया इस बैक्टीरियम को, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन एडेड होगा उस मीडिया में, जिसके कारण सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ ही ये आएंगे। अब आप हर केस में देखेंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ ही ये आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो मीडिया जो है वो एडेड है स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ। खैर उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग हमें ये लगाना है कि कितने टाइम में कौन जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले आर्जिनिन जा रहा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये एरो बना देते हैं, हमने बनाया ये एरो, फर्स्ट आर्जिनिन, ओके, सेकेंड हिस्टिडीन, थर्ड ल्यूसीन,
हेलो। हाँ हेलो। हाँ, रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। एक देखिए क्वेश्चन ये था कि दो एचएफआर स्ट्रेन थे हेलो। जो कि प्रोटोट्रॉफ थे, यानी कि उनके पास आर्जिनिन प्लस में है, ल्यूसीन प्लस में है, गैल प्लस में है। और दूसरा स्ट्रेन है जिसके पास आर्जिनिन प्लस में है, हिस्टिडीन प्लस में है, गैल प्लस में है और प्यूरोमाइसिन रेजिस्टेंट है। तो एक एचएफआर स्ट्रेन वो स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव है, सॉरी दोनों स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव है। जब उनको रेसिपिएंट स्ट्रेन से क्रॉस कराया गया, यानी कि उनसे मेट कराया गया होगा, ठीक है, F माइनस से, तो वो मेटिंग के बाद ये दो ग्राफ प्लॉट किए गए, ठीक है, A एंड B। इस ग्राफ में जो प्लॉटिंग हुई है इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड टाइम ऑफ इंटरप्शन। ओके, सो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये कि कौन रिकॉम्बिनेंट है सबसे पहले वो आएगा, फिर कितना टाइम लग रहा है वो टाइम डिसाइड कर रहा है। तो हम इसके बेसिस पे ये देखेंगे कि हमारा ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर वही होगा कि जो सबसे पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब कि वो एफ फैक्टर के पास में है। तो हम देखेंगे कि बिटवीन 0 to 10, अगर हम टाइम देखें कि यहां पर 0 होगा, ठीक है, और ये है 10 मिनट। ओके, आपको सबको पता है कि जो मैप डिस्टेंस की यूनिट है बैक्टीरियम में वो है मिनट। ओके, इन यूकैरियोट इट इज ए सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट या फिर मॉर्गन, बट इन प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया इट इज ए मिनट। तो हम ये देख रहे हैं, एक मिनट थोड़ा वेट करिए। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें बिफोर 10 मिनट आर्जिनिन फर्स्ट पहुंच रहा है, यानी कि इट इज नियरर टू एफ फैक्टर। देन सेकेंड हम देखते हैं कि एट 10 मिनट हिस्टिडीन पहुंच रहा है, यानी कि आर्जिनिन के बाद जस्ट हिस्टिडीन होगा। देन थर्ड में हम देखते हैं कि 20 मिनट ल्यूसीन पहुंच रहा है, यानी कि आफ्टर हिस्टिडीन ल्यूसीन होना चाहिए। देन फोर्थ यानी कि 30 मिनट पे हमें गैल दिख रहा है, तो हम गैल लिख लेते हैं ल्यूसीन के बाद, इट इज ए गैल। एंड देन आफ्टर गैल हमें प्यूरोमाइसिन मिल रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं प्यूरोमाइसिन। तो जो ऑर्डर ऑफ द जीन हो जाएगा वो आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, गैल एंड प्यूरोमाइसिन। तो हम इसमें देख लेते हैं, मैच करा लेते हैं। तो दिस इज द सेकेंड वन, यानी आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, गैल एंड प्यूरोमाइसिन। ओके, तो ये बहुत इजी है, आपको ग्राफ देख के आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने सर ये समझ में नहीं आया कैसे सीक्वेंस लगाए। अच्छा, आपको ये समझ में आता है कि जो बैक्टीरियम है, ठीक है, तो बैक्टीरियम के पास एक डोनर बैक्टीरिया होता है और एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है, ये पता है? यस सर, यस सर। ठीक है, और डोनर बैक्टीरिया को डोनर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास एफ फैक्टर होता है। ओके, और इसके पास एफ फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको रेसिपिएंट कहा गया। अब अगर हम एचएफआर की बात करें तो एचएफआर का मतलब यह है कि उसके पास जो बैक्टीरियम है उसके पास एफ फैक्टर भी है और जेनेटिक मटेरियल भी है। ओके, और जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि ये जो एरो शो हो रहा है ये एफ फैक्टर को शो कर रहा है। ठीक, उसके बाद जब ये दोनों पास में आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी तो फिर एफ फैक्टर के रीजन पे क्या होगा, निक होगा। निक होगा तो ये ओपन होगा, ओपन होगा तो ये एफ फैक्टर यहां पर मूव करेगा। मूव करेगा तो यस सर। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इन्होंने बिफोर 10 मिनट एक रीडिंग ली, यानी कि 10 मिनट से पहले इन्होंने जो मान लीजिए ये पेट्री डिश थी, इसमें इन्होंने इन दोनों HFR 1, 2 और F माइनस स्ट्रेन को पोर कर दिया था, यानी कल्चर करवाया था। और कल्चर कराने के बाद क्या किया कि बिफोर 10 मिनट इन्होंने यहां से एक सैंपल उठाया और सैंपल उठा के उसको
अलग पेट्री डिश में रख के वहां पर उसका जीनोटाइप निकाला। ठीक, जीनोटाइप जब निकाला तो मान लीजिए कि एफ फैक्टर के जस्ट पहले के पास आर्जिनिन होगा, तो उसकी रीडिंग हमें 10 और 0 के बीच में, मान लीजिए कि यहाँ पर 8 है, उसकी रीडिंग हमें 8 मिनट में मिल जाएगी। ओके, देन सेकेंड टाइम उन्होंने फिर क्या किया, 10 मिनट होने दिया और 10 मिनट बाद फिर से सैंपल उठाया यहां से और उसको फिर एक पेट्री डिश में देखा और एनालाइज किया, तो उनको आर्जिनिन और हिस्टिडीन दोनों दिखेंगे, क्योंकि 10 मिनट में हिस्टिडीन भी साथ में आएगा आर्जिनिन के, इसीलिए वो 10 मिनट पे ग्राफ में प्लॉट किया गया है। तो इसका मतलब कि आर्जिनिन के साथ हिस्टिडीन है, यानी कि आर्जिनिन के बाद फिर हिस्टिडीन आया होगा। फिर आफ्टर 10 मिनट यानी कि 10 मिनट के बाद यानी 20 मिनट पे फिर इन्होंने यहां से एक सैंपल उठाया और सैंपल उठाने के बाद फिर उसको इंटरप्ट करके फिर उसका जीनोटाइप एनालाइज किया, तो उनको आर्जिनिन, हिस्टिडीन और ल्यूसीन तीनों मिलेंगे 20 मिनट में, ये तीनों मिलेंगे, क्योंकि आर्जिनिन तो पहले ही आ गया था 8 मिनट में ही, हिस्टिडीन 10 मिनट में मिल गया और ल्यूसीन फिर 20 मिनट में। तो इसका मतलब कि आर्जिनिन, हिस्टिडीन और ल्यूसीन इस सीक्वेंस में होंगे। फिर जब 30 मिनट हुआ तो फिर उन्होंने यहां से सैंपल उठाया और उसको फिर पेट्री डिश में रखा और फिर एनालाइज किया, तो उनको 4 दिखे, यानी कि आर्जिनिन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन एंड गैल, ये चारों दिखे। फिर लास्ट में उन्होंने 40 मिनट पे फिर सैंपल यहां से उठाया और उसको फिर पेट्री डिश में एनालाइज किया, तो उनको प्यूरोमाइसिन भी मिला। इसका मतलब कि अब आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, गैल और प्यूरोमाइसिन ये पांचों मिलेंगे। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस होगा वो आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, गैल और प्यूरोमाइसिन का सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस आप टाइप के बेसिस पे लगाएंगे, क्योंकि जो जितना कम टाइम लेगा इसका मतलब कि इट इज मोर क्लोजर टू एफ फैक्टर, और जो सबसे पहले पहुंच रहा होगा वो सबसे कम टाइम लेगा, फिर जो उसके बाद पहुंच रहा होगा वो उससे ज्यादा टाइम लेगा, फिर उससे ज्यादा वाला उससे ज्यादा टाइम। तो जो मैक्सिमम टाइम लेगा इसका मतलब कि इट इज मोर फार या इट इज प्रेजेंट ऑन मोर डिस्टेंस फ्रॉम एफ फैक्टर, कि वो एफ फैक्टर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिनट्स, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मिनट्स बढ़ेंगे, है ना। तो उस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे इसको। ओके सर। अब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम ये एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राफ दे दिया और आपसे सीक्वेंस पूछ लिया, ठीक है। एक पिछला वाला क्वेश्चन था कि आपको टाइम दे दिया था और आपको खुद ग्राफ बना के सीक्वेंस बनाने थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब ये 3 स्ट्रेन दे रखे हैं उसने। क्वेश्चन है इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड, एक बार देख लेते, चैटिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक। इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड यूजिंग 3 HFR strain 1 to 3. The 3 strain have different combinations of selectable marker. The time of entry for marker for each strain is shown in the table below. ये 3 HFR strain दे रखे हैं, इनकी टाइमिंग दे रखी है, देखिए 45 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 17 मिनट, 5 मिनट। सेकेंड में देखिए आप तो 15, 28, 35, 45, 55, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हर में देखेंगे तो आपको अलग अलग टाइम मिलेगा। ओके, हमें बेस्ड ऑन द अबव डेटा, जो हमारे पास डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मार्कर ऑन ई कोलाई क्रोमोसोम। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर HFR को ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब हम एक सर्कल बनाएंगे
ठीक है, और उसमें टाइम के अकॉर्डिंग उसको रखेंगे। मान लीजिए कि एफ फैक्टर यहाँ है, तो सबसे पहले जो पहुंच रहा होगा वो क्या होगा, वो मेथिओनिन, ठीक है, तो वो मेथियोनिन है, फिर उसके बाद थ्रियोनिन है। ठीक है, मतलब फास्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, टेबल में ही कर सकते हैं। इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो और इसको 5 कर दो। ठीक, फिर ये तो HFR1 के लिए हो गया। उसी तरीके से इसमें भी 2 के लिए हो जाएगा, इसमें भी 3 के लिए हो जाएगा। तो आप जनरल क्या करो कि आप एक डायग्राम बनाओ, उसमें मेथ, फिर थ्रियोनिन, है ना, क्योंकि जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो हर में आपको अलग अलग तरीके से दिखेगा। थ्रियोनिन, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनाइएगा कि जिससे कि आगे अगर किसी को फिल भी करना हो तो आप फिल कर सकते हो। स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर फिनाइल एलानिन PHE, और फिर प्रोलीन। ओके, ये हमने एक डायग्राम बना लिया अकॉर्डिंग टू HFR1। अब हम सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड में सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर प्यूरोमाइसिन, ओके, फिर प्रोलीन। तो हमारा प्रोलीन आ रहा था यहाँ पर आफ्टर फिनाइल एलानिन, और यहाँ पर प्रोलीन आ रहा है प्यूरोमाइसिन के बाद में। तो इसका मतलब कि स्ट्रेप्टोमाइसिन से प्रोलीन की डिस्टेंस हमें देखनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हम ये देखते हैं कि HFR1 में द डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेप्टोमाइसिन और प्रोलीन की क्या है। तो 45 को अगर 25 से माइनस करें तो ये आ जाएगा 20, कि 20 मिनट डिस्टेंस है स्ट्रेप्टोमाइसिन से प्रोलीन की। और यहां पर हम अगर देखें तो सेम यहां पर भी प्रोलीन की यही डिस्टेंस है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन से फिनाइल की क्या है डिस्टेंस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से फिनाइल एलानिन की डिस्टेंस है 5 मिनट, 30 माइनस 25, तो ये है 5 मिनट इसकी फिनाइल एलानिन की। और अगर हम इसको कंपेयर करें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन से प्यूरोमाइसिन की डिस्टेंस क्या है, तो इट इज 28 एंड माइनस 15, तो ये है 13। इसका मतलब कि नियरर कौन है? नियरर ये वाला होगा जो 5 मिनट की डिस्टेंस पे है, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद फिनाइल एलानिन होना चाहिए, और फिनाइल एलानिन के बाद फिर क्या होना चाहिए? प्यूरोमाइसिन होना चाहिए, और प्यूरोमाइसिन के बाद फिर प्रोलीन अपनी ही जगह पे होगा जहां पर है, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही है ना उसकी। ओके, बस हमें यहाँ पे पता करना था कि जो प्यूरोमाइसिन है आखिर उसकी क्या डिस्टेंस होगी या वो कहां पर होगा, तो वो हम इनके मिनट से पता कर लेंगे। अब हम प्रोलीन के बाद देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, हिस्टिडीन आ रहा है, तो हम उसको हिस्टिडीन को यहाँ रख देते हैं। और क्योंकि हिस्टिडीन के बाद फिर मेथ यानी मेथियोनिन आ रहा है, तो वो है अपनी पोजीशन पे। तो ये हमारा HFR2 निकला है, और उसका एरो बना देते हैं, ये है एरो। ठीक, अब HFR3 देखते हैं। तो HFR3 में देखते हैं प्रोलीन, फिर हिस्टिडीन, फिर मेथियोनिन, और मेथियोनिन के बाद फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और फिर फिनाइल एलानिन है। तो यहां पर एरो तो ये हो जाएगा ये, ठीक है, प्रोलीन से पहले, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो है प्रोलीन, फिर हिस्टिडीन, फिर मेथियोनिन। अच्छा, थ्रियोनिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, अब इनके बीच की डिस्टेंस हम देखते हैं कि हम कंफर्म कर लें कि थ्रियोनिन कहाँ होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो है 25 और थ्रियोनिन है 17। तो 25 और 17 यानी कि 7 और 3 3 हो गए, और ये 5 यानी 8। तो ये 8 मिनट की डिस्टेंस पे है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 8 मिनट है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन और मेथियोनिन
यानी कि अगर हम इस वाले में देखें तो इट इज 10 मिनट डिस्टेंस, सॉरी 20 मिनट डिस्टेंस। 42 और 22 को देख लेते हैं लास्ट में, ये है। तो अगर 42 को माइनस करेंगे 22 से तो हमें 20 मिनट की डिस्टेंस। इसका मतलब कि स्ट्रेप्टोमाइसिन से थ्रियोनिन पास में होगा और मेथियोनिन दूर होगा। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो सही है। हमें कंफर्म जरूर करना है, डिस्टेंस जरूर निकालनी पड़ेगी, वरना सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? अगर हम इधर देखें तो फर्स्ट वाले में देखते हैं तो मेथियोनिन ऑनलाइन पढ़े हमारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अगर सीक्वेंस देखें तो फर्स्ट में देखते हैं मेथियोनिन के बाद थ्रियोनिन है, ठीक है, सही है। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सही है। फिर फिनाइलएलानिन सही है। फिर प्रोलीन है जो कि नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए था? प्यूरोमाइसिन होना चाहिए था। तो ये हमारा सीक्वेंस फर्स्ट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? सेकंड में देखते हैं, प्यूरोमाइसिन सही है, प्रोलीन ठीक है, हिस्टिडीन ठीक है, मेथियोनिन ठीक है, थ्रियोनिन ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ठीक है और फिनाइलएलानिन ठीक है। तो यानी कि सेकंड जो है वो आपके डायग्राम से या जो ऊपर के एनालिसिस है, जो आपको ऊपर के स्ट्रेन दे रखे हैं, उसके बेसिस पे आपका जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। तो ज्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको मिनट देख के उसको कैसे रखना है उसको समझ में आना चाहिए आपको। तो आप ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो। आप इसमें भी देख लेते हैं, जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया था, तो HFR1 में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 1 में मेथियोनिन था, फिर थ्रियोनिन था, तो हमने वही बनाया मेथियोनिन, थ्रियोनिन, कहाँ चला गया, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिनाइलएलानिन और फिर प्रोलीन। ओके, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिनाइलएलानिन एंड प्रोलीन। ठीक है, लेकिन इस डायग्राम में एक मिस्टेक है, ये जो F फैक्टर होना चाहिए इसका एरो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, वो हो सकता है गड़बड़ हो गया। सेकंड में देख लीजिए, जो होना चाहिए वो हिस्टिडीन, फिर इसमें देखिए, इसमें होना चाहिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्यूरोमाइसिन, प्रोलीन और हिस्टिडीन। ओके, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये है, प्यूरोमाइसिन, फिर प्रोलीन, फिर हिस्टिडीन और मेथियोनिन। इसका भी एरो यहाँ पर होना चाहिए, आगे होना चाहिए। फिर HFR3 में तो सेम चीज है, प्रोलीन पहले, फिर हिस्टिडीन, फिर मेथियोनिन। तो प्रोलीन फर्स्ट, हिस्टिडीन, मेथियोनिन और फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका भी एरो प्रोलीन से आगे होना चाहिए। खैर, सब हमने इसको पहले ही समझ लिया है, इसको इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। अब हम आते हैं, अभी तक तो हम कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, अब हम थोड़ा सा ट्रांसडक्शन देख लेते हैं कि ट्रांसडक्शन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। कि एक को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म टू डेसिफर द लीनियर ऑर्डर ऑफ 4 जीन ABCD। ये 4 जीन है जो कि ऑर्डर में है ABCD। 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट वर डन वेयर ट्रांसडक्टेंट्स वर सेलेक्टेड। ट्रांसडक्टेंट किसे कहते हैं? जो कि इन्फेक्टेड होते हैं किससे? बैक्टीरियोफेज से, जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। जिनमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है उनको ट्रांसडक्टेंट कहते हैं। सो ट्रांसडक्टेंट वर सेलेक्टेड फॉर A, सेट A, और B सेट 2, C सेट 3 आर स्क्रीन्ड फॉर को ट्रांसडक्शन ऑफ द अदर मार्कर। तो ये सेट दे रखा है, उस सेट में आपको 3 सेट दे रखे हैं। सेट A दे रखा है, देखिएगा अभी, सेट B, सेट 2 दे रखा है और सेट 3 दे रखा है, और सब में एक मार्कर रखा हुआ है। तो इसमें जो सेलेक्टेड मार्कर है वो A है। सेट 1 में सेलेक्टेड मार्कर A है, सेट 2 में सेलेक्टेड मार्कर B है, सेट 3 में सेलेक्टेड मार्कर C है। तो तीनों सेट में अलग अलग सेलेक्टेड मार्कर हैं। हमें इसके अकॉर्डिंग क्या बताना है? हमें बताना है बेस्ड ऑन द
frequency shown below above, identify the most likely order in the genome. हमें इसके अकॉर्डिंग जीनोम का ऑर्डर बताना है। तो कैसे देखते हैं हम, समझते हैं पहले। तो ये समझते हैं कि हमने कल बताया था कि को ट्रांसडक्शन का मतलब ये है कि को ट्रांसडक्शन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, कि ये जो है इट इज इनवर्सली 1/डिस्टेंस, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी कोस ट्रांसडक्शन घटेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी कोस ट्रांसडक्शन बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी ए और डी की 89 है तो इसका मतलब कि ये को ट्रांसड्यूस ज्यादा हो रहे हैं, मैक्सिमम हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। और को ट्रांसड्यूस एक साथ ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कम है, यानी कि ए और डी इट इज मोर क्लोजर टू ए और सी टू ए और बी। तो सबसे पहले यानी कि अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो हम इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं कि ए है, चलो डी बन गया, कोई बात नहीं, हमने बनाया ए और ए के पास में डी है, और फ्रीक्वेंसी दूसरी की देखते हैं तो बी के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी 31 आ रही है। इसका मतलब कि ये भी थोड़ा सा नियरर ही होगा, लेकिन डी से कम होगा, क्योंकि डी के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है। तो इट इज मोर नियरर टू डी, लेस नियरर टू बी, और मोर फार, ज्यादा दूर किसके साथ होगा, सी के साथ, इसीलिए मिनिमम आ रही है सी के साथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेलेक्टेड मार्कर, यानी कि इस सेट के अकॉर्डिंग हमारा जो जीन ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ए डी बी सी। ओके, नाउ सेकंड हम सेट पे चलते हैं। सेकंड सेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि B इज मोर क्लोजर टू D, क्योंकि B के साथ D की फ्रीक्वेंसी, सॉरी C, B के साथ C की फ्रीक्वेंसी 78 आ रही है, ये वाली फ्रीक्वेंसी 78 आ रही है, यानी कि B के साथ C पहले आएगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि B के साथ D की फ्रीक्वेंसी 68 आ रही है, यानी कि वो जस्ट C के बाद होगा, और A की फ्रीक्वेंसी उसके बाद आ रही है, इसका मतलब कि मिनिमम आ रही है, तो B से A जो है वो मैक्सिमम दूरी पे होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होगा वो B C D A होगा। अब हम थर्ड की देख लेते हैं, तो C इज मोर नियरर टू B, 69 आ रही है, ओके, एंड देन आफ्टर D, और A के साथ तो आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब कि इट इज मोर फार टू C। तो ये हमारा कुछ जीन ऑर्डर बन रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो थर्ड के अकॉर्डिंग C B D A, ओके, सेट 2 के अकॉर्डिंग B C D A, और सेट 1 के अकॉर्डिंग A D B C। तो ये फ्रीक्वेंसी बन रही है। अब हम देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में हमें दिख रही है। तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी A की D के साथ ही दिख रही है, यानी कि A तो D के साथ रहेगा ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि D की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसके साथ बन रही है। तो D की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे तो B के साथ बन रही है। सेट 2 को अगर हम देखें, क्योंकि एक तो A के साथ बन रही है और दूसरा फिर हम सेट 2 को देखें तो वो B के साथ बन रही है, यानी कि D इज इन बिटवीन A और B, यानी कि जो D होगा इट इज बिटवीन A एंड B,
यहां होना चाहिए बी। और फिर बी के साथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है, वो है सी की। और अगर हम देखें ए के साथ बी की, सॉरी ए के साथ सी की, तो हम देखते हैं तो एक यहां पर हमने बनाया था ना, ए की सी के साथ काफी दूर है, तो यहां पर भी दूर है, सही बन रहा है इसका मतलब। अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि अब बचा कौन। अब बचा कंफर्म करने के लिए कि जो सी है वो सी के साथ, यहां पर देख लेते हैं सी के साथ डी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 43 है, बिल्कुल सही है। सी के साथ ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 0 है, यानी कि ए से सी की डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। फिर बी के साथ ए की देख लेते हैं तो वो भी मिनिमम है, इसका मतलब कि बी ए से दूर ही है। बी के साथ अगर सी की देख लें तो वो पास में है, तो ये दोनों साथ में है। तो हर तरीके से हमारा जो जीन ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए डी बी सी। तो अगर ये कोई ऑर्डर इसमें दिख रहा है तो वो हमारा राइट आंसर है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ए डी बी सी होगा। तो क्लियर है, इजी है, बस आपको जो है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसको रखना है, जिसकी मैक्सिमम है उसको मैक्सिमम के साथ रखो, फिर हर एक को एनालाइज करो कि किसकी किसके साथ मैक्सिमम है। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं, या इस तरीके से जैसे मैंने किया हुआ है कि सेट 1 के अकॉर्डिंग AD पास में होने चाहिए, सेट 2 के अकॉर्डिंग BC पास में होने चाहिए और BD पास में होने चाहिए। इसका मतलब कि B जो है इन बिटवीन C और D के होना चाहिए, फिर 3 के अकॉर्डिंग CB होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से भी आप एनालाइज कर सकते हो। तो क्वेश्चन सेम है हेलो जैसे को ट्रांसडक्शन और को ट्रांसफॉर्मेशन में हेलो होता है। हाँ बताइए। सर, एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, टाइम एक बार देख ले फिर से, काफी टाइम हो गया। देखिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हम देखते हैं कि ये को ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यानी कि ट्रांसडक्शन हो रहा है। और ट्रांसडक्शन के केस में क्या होता है कि एक बैक्टीरियोफेज होता है जो कि किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट करने के बाद वापस से ये किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो उसके जीन जिसको ये पहले इन्फेक्ट किए होता है उसके जीन दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफर करने के बाद अगर वो होमोलोगस कॉम्बिनेशन में होता है तो डबल क्रॉसओवर से वो जुड़ जाता है। लेकिन जुड़ने की प्रोबेबिलिटी एक साथ तभी होती है जब वो एक दूसरे के पास में होते हैं। तो अगर ए डी एक दूसरे के पास में है तो ये मैक्सिमम नंबर में जाएंगे, जैसा कि हमें यहाँ सेट 1 में दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि एडी साथ में जा रहे हैं 89%, जो इनकी फ्रीक्वेंसी है 89%, यानी कि एडी जो है दे आर मोर क्लोजर अकॉर्डिंग टू सेट 1 जो एनालाइज इन्होंने किया है। फिर अगर हम देखें तो सेट 2 के अकॉर्डिंग बी और सी और बी और डी दे आर मोर इन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब बी सी के साथ भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहा है, बी डी के साथ भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा दे रहा है। इसका मतलब कि बी इज इन बिटवीन सी और डी। ये सी के पास भी है और डी के पास भी है। एक बार बी के साथ डी के साथ चला जा रहा है और एक बार सी के साथ चला जा रहा है। थर्ड के केस में अगर हम देखें तो सी और बी पास में है, ये केस है, और सी और डी पास में है। तो सेम वही केस है कि सी और बी पास में है, और उससे थोड़ा सा दूर जो है सी और डी है, जो कि फ्रीक्वेंसी बता रही है कि सी और बी ज्यादा पास में इसलिए इनकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है, और सी और डी थोड़ा सा दूर है इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी उससे कम है। और सबसे पास में कौन है, ए और डी। यानी कि अगर हम देखें तो ए को हमें कहां रखना पड़ेगा, ए को रखना पड़ेगा डी से पहले, और सी से दूर। ए को डी से पहले और सी से दूर। सी से दूर क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो 0 फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसका मतलब ए सी के साथ जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब ए जो है सी से मैक्सिमम दूरी पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेट
हम जो बना सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो ए होगी, यानी कि सबसे पहले ए जा रहा है, फिर डी है, फिर बी है, और फिर सी है। यानी कि ऑर्डर ऑफ द जीन क्या होगा, ए डी बी सी। कोई डाउट? अब तो क्लियर हो गया होगा। नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब इस तरीके से भी टेबल आपको दी जा सकती है। पहले वो टेबल दी थी, तो वो सेट वाइज दे रखे थे। अब टेबल इस तरीके से बनाई जा सकती है, मतलब सबका वही होगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 5 बैक्टीरियम मार्कर लिए गए, were followed for co-transduction experiment. The following table documents the observation of this experiment, plus donate co-transduction and minus denote lack, यानी कि उनमें नहीं हो रहा है, और एनडी मतलब कि नॉट डिटरमाइन, जिसको वो डिटरमाइन नहीं कर पाए। जो भी है, जिन्होंने मार्कर लिए होंगे उस बेसिस पे उनको डिटर्मिनेशन नहीं पता चला होगा या नहीं एनालाइज होता है। तो अगर हम देखें तो यहां पर फर्स्ट केस में गैल के साथ आर्जिनिन ट्रांसफर हो रहा है और गैल के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्रांसफर हो रहा है। ओके, खैर हमारे पास 1 मिनट बचे हैं, हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं और दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वरना ये बीच में ही ऑफ हो जाएगा। इसको